नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूं। मेरा काम काफी साधारण है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूं। मेरी जिंदगी भी उतनी ही सामान्य थी जितनी एक आम इंसान की हो सकती है। ऑफिस जाना, घर वापस आना, वीकेंड पर दोस्तों से मिलना और कभी कभी परिवार के साथ समय बिताना। मेरे पापा एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, माँ घर संभालती हैं और मेरी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंसान को कभी नहीं पता होता कि कब उसकी जिंदगी की दिशा अचानक बदल जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ये बात पिछले साल की है। एक दिन शाम को ऑफिस से घर लौट रहा था जब मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखा, अमन, स्कूल का मेरा सबसे करीबी दोस्त। हम दोनों बचपन से ही साथ थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, हमारी बातों में दूरी आ गई थी। फोन उठाते ही उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो कुछ बहुत भयानक देखकर आया हो। रवि भाई, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। अभी मिल सकता है क्या? क्या हुआ अमन, सब ठीक तो है? मैंने फौरन पूछा। नहीं यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुझे मिलना है तुझसे अभी। मैंने बिना देर किए हामी भरी और उससे मिलने के लिए एक कैफे में चला गया। जब वहां पहुंचा तो अमन की हालत देखकर मैं हैरान रह गया। वो बेहद थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरा जैसे डर से सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ यार, ये हाल कैसे हो गया तेरा? उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, रवि, मुझे लगता है किसी ने मुझ पर टोना टोटका किया है। मैंने पहले तो सोचा कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो हर मजाक उड़ गया। वहां सिर्फ डर था। तू पागल हो गया है क्या? ये सब फिल्मी बातें मत कर। नहीं रवि, ये मजाक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। रात को सोते समय ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। कभी कभी तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि मैंने कई बार अपने कमरे में किसी परछाई को देखा है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, ये सब शायद तेरी थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन उसने धीरे से अपनी शर्ट उठाई और जो मैंने देखा उसने मेरी आवाज ही बंद कर दी। उसकी पीठ पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर नाखूनों से उसकी त्वचा चीर दी हो। ये कैसे हुआ? पता नहीं, हर सुबह उठते ही ये नए निशान मिलते हैं। अब मुझे यकीन हो गया कि मामला सिर्फ दिमागी नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा था। तू किसी ओझा बाबा के पास गया? मैंने पूछा। रवि, मैं हर जगह गया, तांत्रिक, पुजारी, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसने वो बात बताई जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। कुछ हफ्ते पहले मैं एक पुरानी किताब खरीद कर लाया था। वो किताब किसी ने मुझे दी थी और कहा था कि उसमें पुराने टोने टोटके के बारे में लिखा है। मैंने सोचा था कि बस यूं ही पढ़ लूंगा, लेकिन रवि, उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने उससे वो किताब दिखाने को कहा। नहीं रवि, वो किताब मत देख। मैंने उसे छुआ और देख मेरी जिंदगी क्या बन गई। लेकिन जिज्ञासा बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं उसे लेकर उसके घर गया। कमरे में घुसते ही मुझे वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवा में कोई अजनबी सिहरन हो। किताब एक पुराने लकड़ी के बॉक्स में बंद थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे हाथ में अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। रवि, प्लीज मत खोल इसे, तुझे नहीं पता ये कितना खतरनाक है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और किताब खोली। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, कमरे की हवा में अजीब सी गंध फैल गई। किताब के पन्नों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। उसमें कुछ पुराने मंत्र लिखे थे, जिनके अक्षर खून से लिखे हुए लग रहे थे। तू सच कह रहा था अमन, ये किताब वाकई में अजीब है। उस रात जब मैं अपने घर लौटा तो माहौल पहले जैसा नहीं था। मुझे हर कोने में किसी की नजर महसूस हो रही थी। रात को जैसे ही मैं सोया, मुझे सपने में वही किताब दिखाई दी। किताब खुली और उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। तू नहीं बच सकता, वो परछाई फुसफुसाई। मैं पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। घड़ी में देखा, रात के 3:03 थे।
मैंने खुद से कहा कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुसा। अगली सुबह जब मैंने आईने में देखा तो मेरी गर्दन पर हल्के खरोंच के निशान थे। मैं डर गया था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना वो कॉल था जो मुझे उसी दिन अमन से आया। रवि, मेरी मदद कर, वो मेरे पास है, मैं मर रहा हूं भाई। उसकी आवाज में वो डर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं भागकर उसके घर गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही लगा जैसे घर में अंधेरा ही अंधेरा फैला हो। अमन अपने कमरे में पड़ा था, सांसें मुश्किल से ले रहा था। रवि, वो यहां है, वो मुझे ले जाएगी। तभी मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में वही परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दिए की लौ बुझ गई। तू भाग जा रवि, मुझे बचाया नहीं जा सकता। मैं जड़ बनकर खड़ा रहा। मेरे पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। परछाई अमन की ओर झुकी और मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस खामोशी में भी मैं उस अंधेरे की फुसफुसाहट सुन सकता था। अब तेरी बारी है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। अमन की मौत को अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन मैं अब भी उस रात की सिहरन अपने शरीर में महसूस कर सकता था। उसकी खाली ठंडी आंखें, उसके होठों पर जमी हुई डर की परछाई और सबसे भयानक वो आवाज, अब तेरी बारी है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मुझे लगता था कि शायद ये सब अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हालात पहले से भी ज्यादा बुरे हो गए। अमन के मरने के 2 दिन बाद मैं पुलिस स्टेशन गया था। मैंने उन्हें बताया कि अमन की मौत सामान्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक हार्ट अटैक करार दे दिया। कोई निशान नहीं, कोई जबरदस्ती का सबूत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उसे किसी बाहरी ताकत ने मारा था। देखिए साहब, हो सकता है कि आपका दोस्त किसी तनाव में था। कई बार ज्यादा डर आदमी के शरीर को जवाब देने पर मजबूर कर देता है। इंस्पेक्टर ने बिना किसी दिलचस्पी के कहा। मैं जानता था कि उन्हें समझाना बेकार था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैं अपने घर लौटा। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा अमन की दी हुई उस किताब के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। उसे एक कपड़े में लपेटकर अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया था, लेकिन फिर भी मेरा दिल किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। कमरे की बत्ती बुझाकर जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तो महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब सांस ले रहा है। वो धीमी, भारी सांसें। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और जो देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। मेरे बिस्तर के ठीक पास अमन खड़ा था, लेकिन वो अमन नहीं था। उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था। उसकी आंखों में गहरे काले गड्ढे थे, जैसे उसकी आत्मा उन आंखों से खींच ली गई हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रवि, उसने मेरा नाम लिया, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा अजीबपन था कि मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मैं झटके से बिस्तर से उठा और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली वो गायब हो गया। मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने गहरी सांसें ली, खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन अगले ही पल अलमारी के अंदर से एक भयंकर आवाज आई। धड़ाम! अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल गए और वो किताब फर्श पर गिर पड़ी। मैं कांपते हुए उसकी ओर बढ़ा। किताब वैसे ही खुली थी जैसे मैंने अमन के घर में देखी थी, लेकिन इस बार उसके पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था, खून से। तेरी बारी है। मैं चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे कमरे को हिला रही हो। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। मैं घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, सामने वहीं परछाई खड़ी थी। अब तू भी नहीं बचेगा रवि, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और पूरी ताकत से दीवार के सहारे बैठ गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल किसी धमाके की तरह धड़क रहा था। सुबह होने तक मैंने हिम्मत नहीं की कि अपने कमरे से बाहर निकलूं, लेकिन जब पहली किरण खिड़की से अंदर आई
तो सब कुछ सामान्य हो गया। पर क्या ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था? नहीं, क्योंकि जब मैंने आईने में देखा तो मेरी गर्दन पर वही निशान थे जो अमन की पीठ पर थे, गहरे खरोंचों से भरे हुए। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब टोना टोटका का असर था। लेकिन सवाल ये था, ये सब शुरू कैसे हुआ? और सबसे अहम सवाल, मैं इससे कैसे बच सकता था? अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण डर नहीं था। टोना टोटके की यह ताकत मेरे हर कदम पर मेरे साथ थी। अमन की मौत और वो खौफनाक परछाई, ये सब एक जाल की तरह मुझे जकड़ रहे थे। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी एक खतरनाक खेल में बदल गई थी। हर दिन, हर पल मैं किसी अनदेखी परछाई की निगाहों में महसूस करता था। तीसरे दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे सच का सामना करना होगा। अमन की मौत का सच जानने के लिए मैं उसके गांव जाने की तैयारी करने लगा। मैं जानता था कि अगर कोई जवाब है तो वहीं मिलेगा। मैंने अपने बैग में जरूरी सामान डाला और अगली सुबह उस गांव के लिए रवाना हो गया जहां अमन की जड़ें थीं। रास्ता लंबा था, गांव शहर से काफी दूर था, और जैसे जैसे मैं वहां पहुंच रहा था, रास्ते और भी वीरान और सुनसान होते जा रहे थे। पेड़ों की टहनियां सड़क पर झूल रही थीं, जैसे वो भी मुझे रोकना चाहती हों। शाम के करीब मैं गांव पहुंचा। गांव का नाम था भैरवपुर, एक ऐसा नाम जो सुनते ही किसी अजीब डर की परछाई बन जाता था। गांव में घुसते ही मुझे अजीब सी घुटन महसूस हुई। लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी नहीं, बल्कि कोई बुरी छाया हूं। मैंने सबसे पहले अमन के घर जाने का फैसला किया। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गहरा दुख था। जी, आप? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं रवि हूं, अमन का दोस्त। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। वो औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर दरवाजा पूरी तरह खोलकर बोली, अंदर आओ। अंदर का माहौल भारी था। हर कोना दर्द और रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। आप अमन की मां हैं? मैंने धीमे से पूछा। हाँ, उनकी आवाज में टूटा हुआ दर्द था। मैंने धीरे धीरे अमन की मौत की रात के बारे में पूछा। अमन वो लड़का नहीं रहा बेटा, वो कुछ भयानक चीज में फंस गया था। हमने उसे बार बार मना किया था उस किताब को छूने से। मेरी रूह कांप उठी। कौन सी किताब? वही किताब जो तुम्हारे पास है। वो किताब इस गांव की सबसे बड़ी मुसीबत है। क्या मुसीबत? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक आदमी था, राघव तांत्रिक। वो काला जादू करता था। टोना टोटका उसका जीवन था, लेकिन गांव वालों ने उसकी बुरी नीयत के कारण उसे गांव से निकाल दिया। पर जाते जाते राघव ने गांव पर एक श्राप छोड़ा। उसने कहा था कि जिस भी इंसान ने उसकी किताब को छुआ, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। अमन ने गलती से उस किताब को छू लिया। वो श्राप फिर से जाग गया। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मैं उस श्राप से बच सकता हूं? मैंने हिम्मत करके पूछा। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने भी उस किताब को छू लिया है। अब वो तुम्हारे पीछे है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक घर की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। वो आ गया है, अमन की मां चीख पड़ी। अचानक पूरे कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। दीवारों पर अंधेरा रेंगने लगा। मेरे सामने वही परछाई फिर से खड़ी थी। तू बच नहीं सकता रवि। मेरा गला सूख गया। मैंने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरी छाती पर वार किया हो। मेरी सांसें रुकने लगीं। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तेरा समय खत्म हो रहा है। मुझे लगा ये अंत है, लेकिन तभी अमन की मां ने कुछ पढ़ना शुरू किया। एक प्राचीन मंत्र, शायद कोई आखिरी कोशिश। आवाजें धीमी होने लगीं। अंधेरा थोड़ा कम हुआ। मैंने खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाया। यह सिर्फ शुरुआत है रवि। अगर तुम सच में खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें राघव की कहानी पूरी करनी होगी। उसे खत्म करना होगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? तुम्हें वहां जाना होगा जहां वो मरा था, और उसकी आत्मा से सामना करना होगा। एक सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अमन की मां की बातों ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। तुम्हें वहां जाना होगा जहां वो मरा था,
और उसकी आत्मा से सामना करना होगा। ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने धीमी आवाज में पूछा, राघव की मौत कहाँ हुई थी? अमन की मां ने कांपते हुए कहा, गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक पुराना कुआं है, वही उसकी आखिरी जगह थी। उस रात गांव वालों ने राघव को उसी कुएं में फेंका था। उसकी आत्मा वहीं कैद है। मगर इतने सालों तक वो क्यों शांत रहा? क्योंकि जब तक कोई उसकी किताब को नहीं छूता वो बंधा रहता है। लेकिन अब उसकी कैद टूट चुकी है। तुमने किताब छूकर उसे फिर से जागा दिया है। अब वो तुम्हारे पीछे है रवि। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं अमन के घर में ही रहा, लेकिन नींद तो जैसे मुझसे कोसों दूर थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि मेरी हर सांस की आवाज भी गूंज रही थी। रात के 3 बजे मुझे अचानक कमरे में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा। कट कट कट। धीरे धीरे वो खुला और फिर मैंने उसे देखा। वो वहीं परछाई थी, अंधेरे से बनी, उसकी आंखें गहराई में समा जाने वाली। रवि, उसकी फटी हुई आवाज गूंज रही थी। मैं पूरी ताकत से चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। शरीर जैसे लकवा मार गया हो। फिर वो परछाई मेरे करीब आई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस होने लगीं। तू अब मुझसे नहीं बच सकता। मुझे लगा कि मेरी जान उसी पल निकल जाएगी, लेकिन तभी अमन की मां का मंत्र फिर से गूंजा। परछाई पीछे हट गई। कमरे में रोशनी वापस आई। ये बस चेतावनी थी। अमन की मां बोली, अगर तुमने राघव की आत्मा को मुक्त नहीं किया तो अगली बार वो तुम्हें खत्म कर देगा। अगले दिन सुबह मैंने फैसला किया कि अब और देर नहीं कर सकता। मैं उस कुएं तक जाऊंगा। हम 3 लोग थे, मैं, अमन की मां और गांव का एक बुजुर्ग जिसे टोने टोटके की थोड़ी बहुत जानकारी थी। जंगल के रास्ते में हर पेड़, हर पत्ता जैसे किसी खामोश डर की गवाही दे रहा था। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। वो कुआं ऐसा लग रहा था जैसे खुद मौत वहां इंतजार कर रही हो। रवि, ध्यान रखना, बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें नीचे उतरना होगा, वहीं पर है राघव की आत्मा। मैंने टॉर्च और रस्सी पकड़ी। हर कदम भारी लग रहा था। कुएं में उतरते समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ से कोई मुझे घूर रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी में मुझे दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां दिखीं। खून से बने निशान, तंत्र के चिन्ह। अब तेरा अंत होगा। वही आवाज फिर से गूंजी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गहराई में उतरते ही हवा भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल होने लगा। फिर कुएं के सबसे निचले हिस्से में पहुंचकर मैंने उसे देखा। राघव तांत्रिक। उसकी आत्मा वहीं खड़ी थी, एक डरावना, घिनौना चेहरा। उसकी आंखें मेरी आत्मा के आर पार देख रही थीं। तू मुझसे बच नहीं सकता रवि, तेरे अंदर का डर ही तुझे खत्म करेगा। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। तभी मैंने अमन की मां का दिया हुआ तावीज निकाला। तेरी ये चीजें मेरे खिलाफ बेकार हैं। उसकी चीख ने पूरा कुआं हिला दिया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो अमन की मां ने सिखाया था। हर शब्द के साथ वो दर्द से चिल्लाता गया। कुएं की दीवारें फटने लगीं। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और वो परछाई गायब हो गई। कुआं शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा, एक आखिरी आवाज कानों में गूंजी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा था। धीरे से मुड़कर देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। ये सिर्फ शुरुआत थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो लाल आंखें मेरी आत्मा तक में उतर गईं। हर सांस भारी हो गई। शरीर जैसे ठंडे लोहे में तब्दील हो गया हो। खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज एक ऐसी फटी और डरावनी फुसफुसाहट थी जो मेरे दिमाग में सीधे गूंज रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। तू खत्म हो चुका है। पर वो आवाज हंसी में बदल गई। खत्म? मैं तो अब शुरू कर रहा हूं। कुएं की दीवारें फिर से हिलने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा। मैं रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था
जैसे कोई मेरे पैरों को खींच रहा हो। रवि, जल्दी बाहर आ। अमन की मां की आवाज ऊपर से सुनाई दी। मैंने पूरी ताकत लगाई, हाथों में छाले पड़ गए, सांस फूलने लगी, लेकिन मैं चढ़ता गया। आखिरकार मैं कुएं से बाहर निकल आया। बाहर की हवा में सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। कुएं से अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। तू मुझे बंद नहीं कर सकता। अमन की मां ने मेरे हाथ में तावीज रखा। इसे कुएं में फेंक दो, इससे उसकी आत्मा फिर से कैद हो जाएगी। मैंने बिना सोचे तावीज कुएं में फेंक दिया। जैसे ही तावीज पानी से टकराया, एक भयानक चीख गूंजी। पूरा जंगल कांप उठा। फिर सन्नाटा। हम गांव लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर रात को मैं बिस्तर पर लेटा था जब अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। मैंने कॉल उठाया। खेल खत्म नहीं हुआ रवि, मैं अब तेरे साथ हूं। मेरे हाथ से फोन गिर गया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। पलंग के नीचे से कुछ आवाजें आने लगीं। घिसटने की आवाज, फुसफुसाहट। धीरे धीरे बिस्तर के किनारे से एक हाथ बाहर निकला। पलंग के नीचे से वही लाल आंखें फिर से चमकीं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर वो परछाई सामने आई। तू मुझसे कभी नहीं बच सकता, अब मैं तेरे अंदर हूं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अगली सुबह जब अमन ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, उसने देखा कि मेरा कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर जो उसने देखा, मैं फर्श पर बैठा था। मेरी आंखें सफेद हो चुकी थीं, मुंह से खून बह रहा था। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, अब वो मेरे अंदर है। अमन चीख पड़ा। गांव वालों ने बाद में बताया कि उस दिन से मेरा चेहरा कभी वैसा नहीं रहा। मेरी आंखों में हमेशा वो लाल चमक दिखाई देती थी, और हर रात वो परछाई फिर से जिंदा हो उठती थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो मेरे अंदर था और मैं अब वही बन चुका था।